नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। नॉलेज बूस्टर सेशन है, ये रहेगा। ये इसमें आपके नॉलेज को बूस्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे जो रिवीजन नहीं कर पाए हैं उनके लिए रिवीजन का बहुत अच्छा मौका है ना। और जो नए बच्चे हैं उनको तैयारी करने के लिए एक दिशा प्राप्त होगी इससे, है ना। और छोटे मोटे एग्जाम आप इसको पढ़ के बिना किसी तैयारी के इसी को अकेले वीडियो को देखकर निकाल सकते हैं। तो आज से हमारा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन है उसका पहला वीडियो में लेके आ रहा हूँ। इसमें हम प्रश्न पे चर्चा करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसने एक लंबे समय तक भारत पर कब्जा करके रखा। भारत पर 1526 से लेकर 1526 से लेकर मुगल साम्राज्य का जो कब्जा रहा वो 1540 तक, और फिर उसके बाद 1555 से लेकर 1857 तक। ये अपन अलग से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ था उसके बारे में। तो आप अभी ऐसे याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का जो कब्जा रहा वो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य का भारत पर कब्जा रहा। तो एक बड़ा समय निकला मुगल साम्राज्य का भारत के अंदर, और इस बीच इन्होंने कई सारे राजनीतिक, प्रशासनिक, है ना, और कार्य किए। इसमें इनके जो आर्किटेक्ट हैं या अपन कहें जो इनकी वास्तुकला है वो भी बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कि ताजमहल देख लें आप, या हुमायूं का मकबरा देख लें आप, अकबर के किले, लाल किला देख लें आप। तो बहुत सारे ऐसी इमारतों का इन्होंने निर्माण कराया जो आज भी आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, एक चीज और मैं बताता हूँ, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फ्लैग जो दिख रहा है, ये है मुगल साम्राज्य का फ्लैग। तो जो भी किले या जो भी क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन रहता था उन फ्लैग में चिन्ह के रूप में इस फ्लैग को फहराया जाता था। उन किलों के ऊपर चिन्ह के रूप में कि भाई ये मुगल साम्राज्य के अधीन है ये क्षेत्र। चलिए, तो आगे हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं अपना, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुगल सम्राट जो औरंगजेब है वो बजाता था वीणा। और इसके बारे में एक खासियत है मुगल सम्राट जो औरंगजेब, उसके बारे में, इसने दरबार के अंदर संगीत पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा था और खुद बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगल दरबार के अंदर, है ना, या राज दरबार के अंदर संगीत पर प्रतिबंध लगा के रखा था? तो वो था औरंगजेब, और वो स्वयं बहुत अच्छा वीणा वादक था। और भी बहुत सारी चीजें हैं औरंगजेब के बारे में, तो अपन अगले सेशन में उसको पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर ने सबसे पहले किन राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो दोस्तों याद रखिएगा, अकबर ने जो है अपनी नीतियों के तहत कछवाहा राजपूत, जो कि जोधाबाई जो थी वो कछवाहा राजपूत वंश की राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया। अकबर की नीति ये थी कि जो वैवाहिक संबंधों को अगर विभिन्न समुदायों से स्थापित करेगा तो उसके जो दुश्मन है वो कम हो जाएंगे, और वो अपने शासन को और अधिक शांति से और विस्तृत करके चला पाएगा। तो इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने जो अपना पहला राजपूत, अगर अपन राजकुमारी से विवाह की बात करें तो उसने पहला राजपूत विवाह कछवाहा राजपूतों से किया था, है ना, जिसमें जोधाबाई प्रमुख थी। अगला हम प्रश्न देखेंगे, किस मुगल शासक के द्वारा दान में दी गई भूमि पर आगे चलकर अमृतसर नगर की स्थापना हुई? तो दोस्तों, ये जो भूमि दी थी अकबर ने दी थी, और किसको दी थी? ये भूमि दी थी सिखों के गुरु जो होते हैं ना, तो सिखों के जो गुरु थे वो थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास नाम सुना होगा आपने इनका, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की जो है पुत्री थी बीबी भानी, या भानी बीबी, कहीं कहीं लिखा मिलता है बीबी भानी। इनके पति थे गुरु रामदास। तो दोस्तों, अकबर ने मुलाकात के दौरान, अमरदास से मुलाकात के दौरान, जो उनकी पुत्री थी, गुरु पुत्री जिनको बोलता था अकबर, बीबी भानी, उनको जो है कुछ गांव दान में दिए थे। बाद में इनका विवाह हुआ रामदास से, तो इन्होंने लगभग 500 बीघा जो जमीन थी गुरु रामदास को मिल गई। इसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय की स्थापना की और वहां पर अमृतसर नगर को बसाने के लिए नींव रखी। तो याद रखिएगा, सिखों के जो गुरु थे, गुरु अमरदास, उनकी पुत्री बीबी भानी, या गुरु रामदास की पुत्री गुरु रामदास की बीवी
बीबी भानी, इनको अकबर ने जो है जमीन दान में दी थी और इसी जमीन पे आके जाके बना था क्या, अमृतसर शहर। अगला प्रश्न है, यमुना तट पर न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई? तो जो यमुना तट पर न्याय की जंजीर लगवाई थी वो लगवाई थी किसने? जहांगीर ने। आगरा के किले में जहांगीर जो था, जैसे आगरा का ये आगरा का किला है, यहाँ पर राजा का महल है। एक इस कमरे से लेकर यमुना के तट तक एक जंजीर लगाई गई थी और यहाँ पे एक बेल होती थी, घंटी होती थी। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से इस जंजीर को खींचता था, तो राजा को ये पता चल जाता था कि उसकी प्रजा में कोई दुखी है जिसका समाधान वो अपने माध्यम से कर सकता था, राजा कर सकता था। तो इसलिए जहांगीर को इसके लिए याद किया जाता है कि उसने अच्छी शासन व्यवस्था देने के लिए न्याय की जंजीर यमुना तट पर लगवाई थी। सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा? तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि मुगल वंश की जो स्थापना है कब हुई थी? 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। पानीपत का पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत में लड़ा गया होगा, स्वाभाविक सी बात है। और ये लड़ा गया था इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था और उसने भारत पे अटैक किया और 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का शासक पहले से काबिज था, उसको हरा दिया। और इसमें तकनीक की सहायता से बाबर ने अब इस युद्ध को विजय लिया। बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल किया और ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत में किसी शासक ने या किसी व्यक्ति ने तोपखाने का इस्तेमाल किया, जिससे कि इब्राहिम लोधी तकनीक के आगे हार गया और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करने में सफल हुआ। अगला प्रश्न, मुगल वंश की पुनः स्थापना। तो देखिए दोस्तों, दो प्रश्न इसको आप अच्छे से देखिएगा। स्थापना, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं भी चर्चा करता हूं। पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि भाई मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। 1526 में, ये 1526 से 1540 तक मुगल वंश भारत में रहा। दोस्तों 1540 में जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं जो है वो एक और भारत में सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी से हुमायूं जो था वो हार गया। और शेरशाह सूरी से हुमायूं के हार जाने के बाद जो मुगल वंश है उसकी भारत में सत्ता जो है खत्म हो गई। और 1540 से लेकर 1500 कब तक रही ये सत्ता से बेदखल मुगल वंश? कब तक रहा? 1540 से 1555 तक मुगल वंश सत्ता से बेदखल रहा। 1555 में एक और युद्ध फिर हुमायूं ने अपनी सेना तैयार करके रखी और उस युद्ध में हुमायूं वर्सेस किस किस के साथ हुआ? सरहिंद का युद्ध, हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी के साथ हुमायूं ने ये युद्ध लड़ा और इस युद्ध में हुमायूं जो है वो पुनः जीतने में सफल रहा और उसने वापस 1555 में मुगल वंश की स्थापना कर दी फिर से। तो इसको हम बोलते हैं पुनः स्थापना, ठीक है ना। सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने 1555 में मुगल वंश की पुनः स्थापना कर दी। अगर स्थापना पूछा जाता है तो किसने की? बाबर ने की 1526 में। अगर पूछा जाता है पुनः स्थापना तो 1555 में फिर से हुमायूं ने, उस बाबर के पुत्र हुमायूं ने की। शेरशाह सूरी से हार गया था परंतु सिकंदर सूरी को इसने 1555 में हरा दिया। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी कलिंजर के युद्ध को किले को जीतने के दौरान, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने किया? जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो ये इलाहाबाद का किला और मुगल सल्तनत के दौरान ये काफी फेमस किला था जिसका निर्माण करवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। दोस्तों कमेंट बॉक्स में से आप इसको उत्तर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलाहाबाद के किले के साथ साथ अकबर ने एक और प्रमुख किला का निर्माण कराया था जिस किले का नाम है आगरा का किला, या इसको आगरा के लाल किले के नाम से भी जानते हैं। आगरा का जो किला है उसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। यमुना नदी के तट पर आगरा किले का निर्माण करवाया था अकबर ने और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा किला जो है, आगरे का जो किला है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत किला है और अकबर के द्वारा बनाया गया सबसे सुंदर इमारत भी ये कही जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल शासक
भी हमें पता होना चाहिए और प्रथम भी पता होना चाहिए। प्रथम जो मुगल शासक वही होगा जिसने इसका निर्माण कराया होगा। तो जो शाहजहां था, इसको कहा जाता है स्थापत्य कला का जो जनक रहा, मतलब या अपन कहें सबसे ज्यादा जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल रहा मुगल सल्तनत के दौरान, वो शाहजहां का रहा। इसने कई सारी इमारतों का निर्माण कराया और कई कलाकृतियों का निर्माण भी कराया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये है मुगल शासक के बैठने का जो चेयर होती है ना, उसको बोलते थे तख्ते ताउज या मयूर सिंहासन, क्योंकि इसमें मोर वगैरह बनी हुई थी चित्रों से, और इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। और इस मयूर सिंहासन की जो कारीगर थे, मुख्य कारीगर थे, वो थे बेबादल खां। और इसमें एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, इस पर जो है मुगल सल्तनत का जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन, इस पे एक अरफियस का जो था वो बीड़ा बजाते हुए एक चित्र अंकित था। दोस्तों ये अरफियस जो है वो एक यूनानी देवता है, यूनानी देवता है अरफियस। उनका चित्र अंकित है बीड़ा बजाते हुए, किस पर? मयूर सिंहासन पर। बाद में इस मयूर सिंहासन को जब मोहम्मद शाह, ये आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन है मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी फेमस है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो है 1739 में नादिर शाह मतलब नेपोलियन की भी संज्ञा दी गई है इसको, ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह ने भारी लूटपाट की और मोहम्मद शाह से ये जो सिंहासन था वो छीनकर वापस ले गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पहला शासक कौन था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला? शाहजहां, और अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों इसी मयूर सिंहासन पर जो था वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, है ना, गोलकुंडा की खान से मिला हुआ कोहिनूर हीरा। बाद में फिर इसकी हिस्ट्री अलग है, तो अपन कभी और चर्चा करेंगे कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री पर। चलिए, राजा बीरबल, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे राजा बीरबल, जो कि जाने जाते थे महेश दास के नाम से। ठीक है ना, रामतनु पांडे तानसेन का नाम था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए, तो भू राजस्व जो है अकबर की एक अच्छी व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। उसने भूमि के राजस्व वसूलने के लिए कई सारे सुधार किए कि जनता को भी कष्ट ना हो और शासक भी आसानी से अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट कर पाए। और इसके लिए उसने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न राजा तोड़रमल को इसकी जवाबदारी दी थी। राजा तोड़रमल राजस्व व्यवस्था को देखते थे और इनके लिए जवाबदारी दी गई थी कि वो कलेक्ट करें भू राजस्व और संबंधी जानकारी, और उस जानकारी के आधार पर नई व्यवस्था को जन्म दें। तो राजा तोड़रमल जो कि एक नवरत्न थे अकबर के, उन्होंने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व को सुधार करने में अहम भूमिका निभाई। अगले एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ और अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।